जय हिंद साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी कलर का। ये ओरिजिनल पेपर है और ये पेपर जो है पूछा गया था 1 नवंबर 2020 को पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? तो बहरामपुर एआर में पूछा गया था। इसका हम लोग करने वाले हैं आज फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आप पे एग्जाम जो भी एग्जाम आने वाला है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा देखें। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन लाया है आपके लिए और देख लीजिए 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप राइट कर पाते हैं इसमें से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपका और है कि अगर आप आर्मी कलर के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ साथ OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में, जिसमें लाइव क्लासेस में चलते हैं। बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए आप ई बुक भी ले सकते हैं, इंग्लिश का, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, जीके और कंप्यूटर का ले सकते हैं। सभी के लिए आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तरह मिस्टेक यहाँ हो गया है कि भारत क्या है, भारत किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था? भारत किस वर्ष में? देखिए तो इसका करेक्ट आंसर चार ऑप्शन में से आप कौन सा है? 1945 का है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसका जो कब से स्थापना हुआ, कब से लागू हुआ, कब से काम करना स्टार्ट किया, ये 30 अक्टूबर 1945 से काम करना पूरी तरह से स्टार्ट कर दिया था। अब देख लीजिए यहाँ पर पूछा जाता है कि यूएन, जैसे यूनाइटेड नेशन है ना, यूएनओ को यूएनओ भी कहते हैं, यूएन भी कहते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है ये? इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है ये, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर इसके कुछ जो हैं, इनके कुछ पार्ट हैं, इनके कितने पार्ट हैं? तो यहाँ पर इनके जो पार्ट हैं 6 पार्ट हैं। मैं उसको मेंशन यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको नोट बना लीजिएगा। पहला तो क्या है? जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल असेंबली क्या है? पहला इसका पार्ट है, ठीक है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा, अब तो यहाँ तरह मैनेज कर लीजिएगा मेरे वॉइस से भी, अब यहाँ पर जगह थोड़ा कम था यहाँ पर। तीसरा क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आप देखिए यहाँ पर तो मैच कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? ट्रस्टशिप काउंसिल है। क्या है? ट्रस्टशिप काउंसिल, SHIP काउंसिल, ठीक है, सब काउंसिल है। और चौथा क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या होता है? COURT ऑफ जस्टिस, ये भी है, ठीक है, जैसे ICJ कहा जाता है, JUSTIC जैसे कहा जाता है। अगला क्या है? तो UN सेक्रेटरीट है, UN सेक्रेटरीट है। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका 6 पार्ट यहाँ पर है। तो ये आपसे कुछ समझ आता है कि UN का 6 पार्ट कौन कौन सा है। तो आपका ये 1-2 को दे देगा आपको, तो ऑप्शन दे देगा और पता करना रहेगा कौन सा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनाध्यक्ष उसके दक्कन युद्ध का कौन था? दक्कन में जो युद्ध हुआ था तब उसके सेना अध्यक्ष कौन थे? क्या ऑप्शन? चार ऑप्शन आपके पास है। पहला नुसरत खान है, एमुल मुल्क मुल्तानी है, मलिक गफूर है और उलू खान है। तो कौन थे? ये थे मलिक गफूर थे। क्या कौन थे? तो ये मलिक गफूर थे, जिसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको याद रखने की जरूरत है आपको। देखिए अब खिलजी, ये तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पहला पॉइंट देख लीजिए, ये क्या है? खिलजी वंश के सम्राट थे। क्या थे? ये एक खिलजी वंश के क्या थे? सम्राट थे। पहला पॉइंट इसके बारे में ये है, ठीक है। अब ये जब ये युद्ध करने भेजे थे यहाँ पर दक्कन में, उसका सेनापति कौन था? सेनाध्यक्ष कौन था? तो मलिक गफूर था, ठीक है। और दूसरा जो ये मरे थे, ये जो उनका जो देहांत हुआ था, इनको दफनाया कहाँ गया था? दफनाया गया था कुतुब मीनार में। क्या है? कुतुब मीनार में दफनाया गया था, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार में दफनाया गया था। तो ये आपके लिए मेन पॉइंट था यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए। इसमें अगर मान लीजिए कुछ इसके अलावा, देखिए अब ये कहाँ के थे, कहाँ संबंधित था? ये तो दिल्ली, यहाँ दिल्ली सल्तनत से संबंधित थी, ये आपका शासक था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ पॉइंट है यहाँ पर है। देखिए पहला है गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश क्या है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। मैं इसलिए बता रहा हूँ। गुलाम वंश का जो अवधि रहा है ये कैसे रहा है, कब से कब तक रहा है? ये तो 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? खिलजी। क्या है?
खिलजी वंश, खिलजी वंश कब से कब तक रहा है? तो 1290 से लेकर 1320 तक रहा है। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक था? 1320 से लेकर 1414 तक ये। उसके बाद कौन सा आए? उसके बाद आए सैयद वंश कब तक आए? 1414 से लेकर 1451 तक। उसके बाद लास्ट में कौन आए? यहाँ पर आया लोधी वंश। क्या है? लोधी वंश आया। लोधी वंश कब से कब तक आया? 1451 से लेकर 1526 तक। ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन तो आपको करने के लिए मिलता ही है, इसके अलावा सारे पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को स्टॉप कर लेना, फिर वीडियो को देखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंगेज खान ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? यानी कौन से एम्पायर का स्थापना किया था चंगेज खान ने कौन से एम्पायर का स्थापना किया था? तो आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में से कौन सा हो रहा है आपका आंसर? यहाँ पर आप अपना आंसर से मैच कर सकते हैं, तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए चंगेज खान जो स्थापना किया था ये मंगोल साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। तो मंगोल साम्राज्य के लिए था आपका स्थापना किया था। इसके जो स्थापना करने वाले थे ये कौन थे? चंगेज खान थे, ठीक है। चंगेज खान। अब चंगेज खान के बारे में देखिए एक दो पॉइंट यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कब की बात है? ये बात है 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच की बात है, जब ये मंगोल साम्राज्य का उदय हुआ था, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब मंगोल साम्राज्य का अधिकार कब कर लिया उसने, चंगेज खान ने? तो देखिए यहाँ 1206 ईस्वी में। कब किया था? 1206 ईस्वी में किया था। अब देखिए इसके मंगोल साम्राज्य का संस्थापक तो थे ये। अब देखिए उससे पहले इसको क्या कहा, उसके बारे में एक देख लीजिए कि चलिए मैं इसके बारे में देखिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बताता हूँ, इसके बारे में और भी पॉइंट यहाँ पर मैंने पॉइंट है, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? शून्यकाल क्या है? शून्यकाल देखिए ये होता है संसद के प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है। क्या कहलाता है? उसे शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। ये कब स्टार्ट होता है? ये दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है। कब? ये दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है, और ये जो होता है 30 मिनट के लिए होता है। कब? कितने मिनट के लिए होता है? 30 मिनट के लिए होता है। अब देखिए राज्यसभा में कार्यवाही शून्यकाल की शुरू होती है, राज्यसभा में शुरू होती है। एक यहाँ पर देखिए, हाँ, राज्यसभा में कार्यकाल शून्यकाल में से शुरू होती है, और लोकसभा में कब होता है कार्यकाल? जिसका शुरू होता है प्रश्नकाल के फिर शून्यकाल से इसे शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? जानते हैं आप लोग भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। ये अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ये लगभग सभी को पता होता है। अगर नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन का पता होना ही चाहिए। आप एग्जाम में यही पूछ सकता है कि राष्ट्रीय झंडा क्या है? राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? राष्ट्रीय झंडा कौन सा है? देखिए आप बोल सकते हैं क्या? धर्म चक्र। क्या बोल सकते हैं? जिसमें क्या धर्म चक्र लगे होते हैं, चक्र लगे होते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है। तिरंगा मैं यहाँ कर दो, तिरंगा झंडा ये हमारा क्या? राष्ट्र झंडा है। अगला मैं बात करूँ राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय गान कौन सा है? ये क्या है? राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ये क्या है? राष्ट्रगान है। लेकिन राष्ट्रीय गीत के बारे में बात कर रहा हूँ तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम क्या है? ये राष्ट्र गीत है, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य का प्रतीक क्या है? राज्य का प्रतीक कभी कभी ये पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्र का प्रतीक क्या है? तो क्या होता है? ये होता है सरनाथ शेर अशोक की जो राजधानी से लिया गया था वो है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी जो है देख लीजिए कौन सा है राष्ट्रीय पक्षी? तो ये है मोर। क्या है? मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मैं पशु की बात करूँ राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो क्या होता है? जब बाघ कहते हैं ना, बाघ है, ठीक है। और राष्ट्र का सिद्धांत क्या है? देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। क्या? राष्ट्र का सिद्धांत है ये जयते, ठीक है। तो इतना आपके लिए मेन पॉइंट था इसमें, ठीक, मैंने करा दिया इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन के पास आवेश कितना होता है? प्रोटॉन के पास आवेश कितना होता है? इसका आप आंसर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है क्या ऋणात्मक होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है? तो ये होता है धनात्मक। कैसा होता है ये? धनात्मक होता है। अब देखिए कभी कभी आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज किसने किया था? तो याद कर लीजिए प्रोटॉन का खोज जो किया था ये किया था गोल्डस्टीन किया था, ठीक है। किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन की खोज किया था, ठीक है।
अब इसको देखिए, प्रोटॉन का जो नाम दिया गया, देखिए ये खोज किए थे गोल्डस्टीन, लेकिन नाम किसके द्वारा दिया गया था? नाम दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? देखिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब इसमें रदरफोर्ड के क्या था, उसका नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। अब देखिए अब आगे है कि ये तो आप जानेंगे ये क्या होता है, यह धनात्मक होता है, और ये कहाँ होता है? ये नाभिक में होता है। कहाँ होता है ये नाभिक में होता है, ठीक है। तो इसके लिए इतना मेन पॉइंट था आपका, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होता है। अब प्राकृतिक गैस में क्या क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ऑप्शन जो आपके पास हैं उसमें से क्या है? प्रोपेन है, इथेन है, ब्यूटेन और मीथेन है। तो प्राकृतिक गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। अब देखिए मीथेन के अलावा क्या होता है? मीथेन इसमें कितना होता है? मीथेन इसमें होता है क्या? 85% में होता है। कितना होता है? 85% होता है, ठीक है। अब देखिए मीथेन गैस का समझ गए इसमें। अब देखिए मीथेन गैस को और क्या कहा जाता है? मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको सुनने के लिए मिलता है कि सीएनजी भी क्या होता है? गैस ही होता है। सीएनजी गैस जैसे क्या बाइक चार चक्का सब चलता है यहाँ पर, जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में सीएनजी। अब जैसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस कहते हैं इसको, प्राकृतिक गैस। इसमें मीथेन कितना होता है? इसमें भी होता है, मीथेन ही होता है। मीथेन कितना होता है? 95% में कितना होता है? मीथेन होता है, 95% से मीथेन होता है, ठीक है। अब ये कौन सा गैस है? ये आपका मीथेन गैस, ये ग्रीन हाउस गैस है। क्या है ये? एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है एक ये, ठीक है, मीथेन। तो इतना आपके लिए मेन पॉइंट था। अब मीथेन को देखिए एक और याद कर लीजिए, मीथेन को क्या कहा जाता है? CH4 कहा जाता है। क्या आता है? CH4 कहा जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है। अब इसका उपयोग जो है क्या है? प्रिंटर का स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अल्कोहल में बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। इतना आपके लिए मीथेन के बारे में था, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी लग रहा है आप वीडियो को पॉज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पॉइंट को नोट जरूर बना लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे क्या है? गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कौन से गैस का प्रयोग गैस के वेल्डिंग के लिए किया जाता है? अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या? इथेन है, मीथेन है, हीलियम और एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन जो होता है क्या? एसिटिलीन जो गैस के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। अब एसिटिलीन का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल नाम जो होता है क्या होता है? C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये इसको क्या केमिकल नाम, तो इसका C2H2 होता है। देखिए अब ये क्या है? एक नोबल गैस है। क्या है ये? एक नोबल गैस है। एसिटिलीन गैस कैसा है? तो एक नोबल गैस है ये, ठीक है। ये आपका इसका यूज़ क्या है? तो गुब्बारे में हवा भरने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हल्के विमान में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सब आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपके लिए क्या है अगला है टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड का कारण क्या है? क्या कवक है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है या जीवाणु है? क्या है? तो टाइफाइड का जो मुख्य कारण है ये होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु होता है। अब देखिए जीवाणु का खोज किसने किया था? आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। इसको खोज किया था एंटोनी वान रुकिए एक मिनट, क्या है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ये क्या इसका जीवाणु का खोज किए थे, ठीक है। तो ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। जीवाणु विज्ञान का इसे फादर भी कहा जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। अब देखिए अब जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन सा है? देखिए हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है किससे होता है? तो जीवाणु के कारण ही होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, ठीक है। तो इसको पॉइंट को आप सभी को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक केचुए का होता है, कैसा होता है शरीर? उसका शरीर कैसा होता है एक केचुए का? अब यहाँ पर देख लीजिए उसका शरीर जो होता है कैसा होता है? तो उसका शरीर क्या होता है? खंडित शरीर होता है उसका। क्या होता है? ऑप्शन जो आपका बी जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, अब देखो 65 का जो स्क्वायर करोगे, 65 का स्क्वायर करने के लिए क्या करोगे आप?
देखो जब भी इसको यहाँ स्थान 5 हो तो क्या करना, 25 तो यहाँ कर देना है, और यहाँ पर 6 है तो 6 गुना 7 कर देना है, यानी कि 6 से 42, यानी कि 42 से 25 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। यानी एस को मैंने कैसे करा, जिसके स्थान में 5 हो ना तो यहाँ 25 तो कर ही देना यहाँ पर, और जो यहाँ नंबर हो, जो यहाँ पर नंबर हो उसको क्या करना है, उसको नंबर करना है, उसके एक बाद का नंबर लेना है 7, 6 के बाद 7 ना, 7 6 42 मैंने कर दिया, यही आपका क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि दिए गए विकल्प में श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है, सीरीज को पूरा करने के लिए कह रहा है, 4 9 16 25 है। तो देखो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, जो कि 36 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, राम स्पेंड 50%, यानी कि राम अपने कुल कमाई का 50% खर्च करता है। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किया तो उसकी कुल कमाई कितनी है। देखिए 50% खर्च कर दिया जो कि 2000 के बराबर है, यानी कि 100% उसका क्या है, कमाई है ना, इसका दोगुना, यानी कि 4000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका कुल कमाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, 7 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। -7 का स्क्वायर करने के लिए मतलब -7 गुना -7 करोगे क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यदि ए और बी ने क्रमशः 80,000 60,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया है तो वर्ष के अंत में उसका लाभ का कितना मिलेगा। तो 80,000 अनुपात में 60,000, अब दोनों को काटोगे कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, वही लाभ का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पर आंसर। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है, मूलधन 3000 रुपया है, समय आपको इतना दिया है, दर इतना दिया है, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है, यानी कि 3000 गुना में 2 गुना में 5 बटा में 100, 0 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि 300 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर तार के बने एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने में है, तो आप तो मैंने पहले बताया था कि मेंसुरेशन का सभी आपका फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ दिया जाता है। देखिए इसमें देखिए 2 फार्मूला लगेंगे आपको। पहला लगेगा क्या, 2πr, जो कि ये वृत्त की परिधि होती है, यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है। दूसरा क्या फार्मूला लगेगा आपका, दूसरा फार्मूला इसका स्क्वायर लगेगा, क्योंकि आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है ना आपको ना, यानी कि आपको πr² क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। 2 फार्मूला यहाँ पर है, यानी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है वृत्त का, तो यहाँ पर πr² है, और 2πr क्या है इसका वृत्त का परिधि है। ये परिधि दिया गया है, यानी कि 2πr मुझे कितना दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है। आपका आंसर के सेंटीमीटर में है ना, इसको 1 मीटर को 100 से गुना कर लो, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका परिधि है। ठीक है, यानी कि आर का मैं वैल्यू निकालोगे तो 100 बटा में 2 गुना में 22 बटा में 7 यहाँ हो जाएगा, 7 हट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ देखोगे 2 से 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 11, यानी कि 175 बटा में 11 क्या हो जाएगा, इसका आर निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या कर दिया, πr² है ना, यानी कि 22 बटा में 7 गुना में r² है, आर का वैल्यू कितना है 175 बटा में 11 गुना में 175 बटा में 11। इसको जो हल करोगे आप, हल कर लेना, इसको काट लेना, इसको गुना कर लेना, आपका आंसर इतना निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर कर लिया था, आप भी करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया फार्मूला इसमें कौन कौन से लगेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ, एक आदमी ने एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर इतना रुपया में बेच दिया, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, आपका फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100, अब 100 माइनस लॉस %। जैसे आपका जब हानि होता है तब फार्मूला होता है ये, जब लाभ होगा तब क्या करेंगे, यहाँ प्लस में प्रॉफिट कर देंगे। अब हानि है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ पर, यानी कि सेलिंग प्राइस अभी कितना है 450 है, गुना में 100 कर लीजिए, अपॉन में 100 माइनस में 10% लॉस यहाँ पर है, 450 गुना में 100 अपॉन में 90 है, 0 0 कट जाएगा, 90 45, यानी कि 500 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन नंबर 19, 2 संख्याएं इतना अनुपात में है, अगर एलसीएम इतना है तो उसमें बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए 2 संख्या अनुपात दिया है ना, तो संख्या क्या मान लेंगे आप, संख्या मान लेंगे 3x और 4x मान लेंगे। अब दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12x का इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि एलसीएम मुझे दिया 84। एलसीएम इसका दोनों कितना हो जाएगा, संख्या मैंने माना था तो 4 तिया 12x एलसीएम हो गया, तो 12x किसके बराबर हो जाएगा, तो 84 बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 7 84, 12 7 84 ना 7 निकल गया। यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, 7, 3x था यहाँ पर ना, 3 गुना में 7, यानी 7 या 21 था पहली संख्या था, और दूसरी संख्या 7 चौका 28 था, 28 क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, 18 45 72 का एचसीएफ कितना होगा।
एचसीएफ यानी कि सबसे बड़ी संख्या काटने वाला, इसको सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में आपका 9 है, 9 से सभी कट रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा। वैसे निकालेंगे क्या, 8 पर 18 से 45 में निकाल लो, ठीक, 18 का 18, 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ पर 36 यहाँ के 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 दूना 18 कट जाएगा, यहाँ 9 आ गया। अब 9 से यहाँ 72 में लगाओगे तो 9 8 72, काट कितना आ गया, ना ही 9 आ गया ना, तो वही आपका हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए ऑप्शन से करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये। अब कंप्यूटर क्वेश्चन है तो देखिए कंप्यूटर में क्वेश्चन क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि किस तरह की मेमोरी स्थिर और वापसील होता है, यानी कि स्टैटिक भी होता है और वोलेटाइल भी होता है। कौन सा मेमोरी, ये होता है रोम। अब रोम का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, तो रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। और बायस क्या होता है, फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ठीक है, सिस्टम, ये कोई उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को कैसे मापा जाता है। ये मापा जाता है हर्ट्ज में, ये मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसे WWW कहा जाता है, जिसकी स्थापना किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि किसी स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन के प्रत्येक भाग को रीड और राइट करने की क्षमता बिना समय की अवधि के प्रवाह के लगभग समान समय लेती है। कितना समय लेती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिक्वेंशनल एक्सेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका आंसर है, ठीक है। माफ कीजिएगा, इसका आंसर मैंने गलती बता दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रैंडम एक्सेस होता है। क्या होता है ये, रैंडम एक्सेस होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि माइकर का फुल फॉर्म क्या होता है, MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया है, बाद बाकी इस क्वेश्चन का दोबारा एडिट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। क्लास का अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, एक शेयर जरूर कर देना, इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। बाद बाकी आर्मी इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9102195290 पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना आप, जो कि व्हाट्सएप नंबर है ये, ठीक है। बाद बाकी ई बुक लेना चाहते हैं तभी आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर देना कि कौन सा ई बुक लेना चाहते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।